जातिगत जनगणना की मांग लगातार उठ रही है। अब आपके दिमाग में भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों है और जातिगत जनगणना से क्या बदलेगा। भारत में ये पहले था भी या नहीं। आज के इस वीडियो में जातिगत जनगणना पर ही हम बात करेंगे। दरअसल मांग इसकी इसीलिए उठ रही है क्योंकि सरकार का जो स्टैंड है उसके अनुसार देश में जातिगत जनगणना में सिर्फ SC/ST ही शामिल है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जुलाई 2021 को एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ही सीट आरक्षित हैं। इस लिहाज से देश में जातिगत जनगणना सिर्फ SC/ST के अतिरिक्त किसी दूसरे की नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, उनका तर्क है कि देश की एक बड़ी आबादी OBC में आती है, लेकिन ये कितनी फीसदी है इसका कोई ठीक ठाक जवाब है ही नहीं। अब सरकार जब जाति के आधार पर कोई पॉलिसी तैयार करती है तो सभी को उसका लाभ सही अनुपात में मिल सके, इसके लिए सटीक आंकड़े का होना जरूरी है। जैसे जो अति पिछड़े वर्ग में आते हैं, उनके सटीक आंकड़ों के निकलने के बाद उनके लिए अलग अलग पॉलिसी तैयार करके नियम कानून बना करके उनकी मदद की जा सकती है। अब आज नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जैसे तमाम नेता जातिगत गणना की मांग कर रहे हैं। पहले की अगर बात की जाए तो बीजेपी भी इसकी मांग कर चुकी है, लेकिन तब वो विपक्ष में हुआ करती थी। और अब एक और सवाल ये है कि आखिर इससे क्या क्या बदल जाएगा। आइए जरा पॉइंटर्स में आपको समझाते हैं। देश के विभिन्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का पता इससे चल सकेगा। किस जाति किस स्तर पर पिछड़ी है, उसके आधार पर सरकार उनके विकास के लिए योजनाएं बना सकेगी। जाति के आंकड़ों की जानकारी होने पर अतार्किक आरक्षण की मांग पर लगाम लग सकेगी। तो जातिगत जनगणना से पता चलेगा कि किस जाति के लोगों की जनसंख्या कम हो रही है और किस जाति के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। जातियों के बारे में जानकारी होने पर आरक्षण और सरकारी नीतियों में जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। कुछ और भी प्रभाव इसका पड़ेगा, जिसकी वजह से राजनीतिक पार्टियां, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, जातिगत जनगणना के मुद्दे को हल्के में नहीं लेते और इससे राज्य में जातिगत राजनीति को बढ़ावा भी मिलेगा। क्षेत्रीय पार्टियों का इतिहास अगर देखा जाए तो कई पार्टियां जातियों के दम पर ही उसी आधार पर राजनीति में अपना दबदबा कायम रखी हुई है। एक उदाहरण की अगर बात करें तो मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि OBC की आबादी 52% है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो ये आंकड़े कम या ज्यादा होंगे और उस आधार पर इन जातियों के लिए ज्यादा हिस्सेदारी की मांग हो सकेगी, या फिर सही आंकड़ा पता चलेगा और पार्टियां उस आधार पर नए सिरे से जाति आधारित मांग रखती हुई नजर आएंगी। कुल मिलाकर जातिगत जनगणना भारतीय राजनीति के भी एक नए दौर को शुरू कर सकती है। जैसा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद साल 1990 के बाद हुआ था। अंत में यह समझ लेते हैं कि भारत में जातिगत जनगणना कब कब हुई थी। भारत में 1881 से 1931 तक ब्रिटिश काल में जातिगत जनगणना हुई थी और इस जनगणना में शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति भी पूछी जाती थी। 1941 की जनगणना में जाति का कॉलम रखा गया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की वजह से इसे कराया नहीं जा सका और इसीलिए 1931 के आंकड़ों को अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए मंडल कमीशन जातिगत जनगणना की सिफारिश भी कर चुका है और अब एक बार फिर से जातिगत जनगणना को लेकर मांग उठती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अलग अलग नेता एक बार फिर से इस पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। आखिर आगे क्या होगा, ये लगातार टाइम्स ऑफ नवभारत आपको अपडेट करता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।